दोस्तों आज की इस वीडियो में हम विक्टोरियन एज के बहुत ही फेमस इंग्लिश पोइट रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक और मज़ेदार पोयम माय लास्ट डचेस को डिस्कस करेंगे। माय लास्ट डचेस का मतलब होता है मेरी लास्ट रानी। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग पोयम है और आज हम इसे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट करेंगे। सो नाउ विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द पोयम। दोस्तों इस पोयम को 1842 में लिखा गया और इसी साल इसे पब्लिश भी करवाया गया। दोस्तों ये पोयम एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग पोएट्री की एक फॉर्म होती है जिसमें एक स्पीकर होता है और एक लिसनर होता है। पोएम में ड्यूक ऑफ फेरारा एक स्पीकर होता है जो कि पूरी पोएम में बोलने का काम करता है और दूसरी तरफ किसी राजा द्वारा भेजा गया मैसेंजर होता है जो कि एक लिसनर होता है और ये पूरी पोएम में कुछ नहीं बोलता, सिर्फ सुनने का काम करता है। इस पोएम की राइमिंग स्कीम है ए बी बी सी सी और डी डी। इस पोएम की मेन थीम्स हैं ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वीमेन यानी लोगों द्वारा महिलाओं को एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज करना, कंट्रोल उन पर कंट्रोल करना, मैनिपुलेशन उनसे अपना काम करवाना, सोशल स्टेटस और सोसाइटी में अपने स्टेटस को मेंटेन करना। दोस्तों एक बार पोएम के बारे में शॉर्ट में आपको बता दूं कि इस पोएम में रॉबर्ट ब्राउनिंग ने विक्टोरियन एज में औरतों की जो कंडीशन थी उसे क्रिटिसाइज किया है। इस टाइम औरतों की कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी। राजाओं का यह मानना था कि औरतों को हमेशा अपने कंट्रोल में रखना चाहिए, उन्हें एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज करना चाहिए। पोएम में भी ड्यूक अपनी रानी को कंट्रोल में रखता है, लेकिन जब वो कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो उसे मरवा देता है और फिर उसकी पेंटिंग बनवाकर उस पर कंट्रोल रखता है। वो रानी की पेंटिंग के आगे पर्दा लगवा देता है जो कि उसकी मर्जी के अकॉर्डिंग ही हटता है। वो जिसे चाहे उसे पेंटिंग दिखाता है और वापस पर्दा लगा देता है। इस तरह रानी के मरने के बाद भी वो उसकी पेंटिंग पर पूरा कंट्रोल रखता है। अब ड्यूक अपनी रानी के मरने के बाद किसी दूसरे देश की राजा की बेटी से शादी करने के लिए राजा के मैसेंजर से बात करता है और उसे शादी करवाने के लिए इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। तो दोस्तों अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की पोएम। दैट इज माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल। पोएम की शुरुआत में ड्यूक ऑफ फेरार अपनी मरी हुई रानी की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए अपने गेस्ट से जो कि राजा का एक मैसेंजर है उससे कहते हैं कि तुम दीवार पर जो पेंटिंग देख रहे हो वो मेरी लास्ट रानी की पेंटिंग है। दोस्तों डचेस का मतलब होता है रानी। लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव। देखो इस पेंटिंग को ऐसी लग रही है जैसे वो अभी भी जिंदा खड़ी है। आई कॉल दैट पीस ऑफ वंडर नाउ। और इस पेंटिंग की खूबसूरती को देखकर मैं इसे आर्ट ऑफ वंडर कहूँगा। फ्रा पेंडोल्फ हैंड्स वर्कड बिजीली अ डे एंड देयर शी स्टैंड्स। इस पेंटिंग को फ्रा पेंडोल्फ ने बनाया है। इसे बनाने में उन्होंने पूरे एक दिन हार्ड वर्क किया है जिसका रिजल्ट हमारे सामने खड़ी ये पेंटिंग है जो ऐसी लग रही है जैसे रानी अभी भी जिंदा है। दोस्तों फ्रा पेंडोल्फ एक पेंटर होने के साथ साथ एक पवित्र तपस्वी भी थे। Will it please you sit and look at her। अब आगे ड्यूक उस मैसेंजर से पूछता है कि तुम खड़े क्यों हो भाई, आराम से बैठकर इस पेंटिंग को देखो और मजे लो। आई सेड फ्रा पेंडोल्फ बाय डिजाइन। ड्यूक ने उस मैसेंजर से कहा कि इस पेंटिंग को फ्रा पेंडोल्फ ने डिजाइन किया है। For never read strangers like you that pictured countenance the depth and passion of its earnest glance। अब आगे ड्यूक उस मैसेंजर से कहते हैं कि मैंने फ्रा पेंडोल्फ के बारे में तुम्हें इसलिए बताया क्योंकि तुम्हारे जैसे कई अजनबी लोग मेरी रानी की पेंटिंग को घूरते रहते हैं और सोचते हैं कि रानी के चेहरे पर इतनी चमक और खूबसूरती कैसे है। ये पेंटिंग इतनी खूबसूरत इसलिए है क्योंकि फ्रा पेंडोल्फ ने इसे बनाया है। बट टू माई सेल्फ द टर्न सिंस नन पुट्स बाय द कर्टेन आई हैव ड्रॉन फॉर यू बट आई। इस पेंटिंग को देखने वाले लोग एक बार मेरी तरफ जरूर मुड़ते हैं क्योंकि उनके इस पेंटिंग को देखने के बाद मैं इसका पर्दा लगा देता हूँ जिसकी डोर मेरे पास हमेशा होती है। यानी कि मैं तब तक इस पेंटिंग को लोगों को देखने देता हूँ जब तक मैं चाहता हूँ। एंड सीम्ड एज दे वुड आस्क मी इफ दे डस्ट हाउ सच अ ग्लेंस केम देयर। अगर लोगों में हिम्मत होती है तो वे इस पेंटिंग को देखकर मुझसे ये जरूर पूछते हैं कि इस पेंटिंग में इतनी चमक और खूबसूरती कैसे है। पेंटिंग में डचेस के चेहरे के सभी एक्सप्रेशन इतने शानदार कैसे हैं।
सो नोट द फर्स्ट आर यू टू टर्न एंड आस्क दस। इसलिए इस पेंटिंग को देखकर मुझसे रानी की खूबसूरत पेंटिंग के बारे में पूछने वाले तुम पहले इंसान नहीं हो। तुमसे पहले भी कई लोग इस पेंटिंग की चमक और खूबसूरती के बारे में मुझसे पूछ चुके हैं। सर इट वॉज नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली कॉल्ड दैट स्पॉट ऑफ जॉय इनटू द डचेस चीक। ड्यूक उस मैसेंजर से कहता है कि देखो सर, उस पेंटिंग में डचेस के गालों पर आपको जो चमक दिख रही है ना, वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि पेंटिंग बनाते समय उसका हस्बैंड यानी कि मैं उसके सामने खड़ा था जिससे वो खुश होकर शर्मा गई, बल्कि उसके खुश होने के कई रीजन थे। अब आगे पोइट इसके कुछ एग्जाम्पल्स देते हुए कहते हैं कि परहैप्स फ्रा पेंडोल्फ चांस टू से हर मेंटल लैब्स और माई लेडीज रिच टू मच। हो सकता है पेंटर फ्रा पेंडोल्फ ने पेंटिंग बनाते समय डचेस से कह दिया होगा कि आपके सोल ने आपकी कलाई को कुछ ज़्यादा ही ढक रखा है। और पेंट मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द फेंट हाफ फ्लश दैट डाइज अलोंग हर थ्रोट। या फिर इसने डचेस को कॉम्प्लीमेंट दिया होगा कि आपकी गर्दन के कलर की जो चमक है उससे मेरे पेंट और ब्रश रंग नहीं सकते। इस वजह से डचेस खुश होकर शर्मा गई होगी। यानी ड्यूक का मानना है कि मेरी डचेस के खुश होकर शर्माने के कई रीजन थे। वो सिर्फ मुझे देखकर नहीं शर्माती थी, वो तो किसी के छोटे से कॉम्प्लीमेंट से खुश होकर शर्मा जाती थी। Such stuff was courtesy, she thought, and cause enough for calling up that spot of joy। उसके चेहरे पर हंसी लाने के लिए कई बेकार चीजें काफी थी। She had a heart, how shall I say, too soon made glad। अब आपको कैसे बताऊं कि उसके पास एक ऐसा दिल था जो बहुत जल्दी खुश हो जाता था। यानी कि एक क्वीन में जो क्वालिटीज़ होती हैं जैसे कि वो बहुत जल्दी खुश नहीं होती हैं, ऐसी क्वालिटीज़ मेरी वाइफ में बिल्कुल नहीं थी। वो तो किसी के छोटे से कॉम्प्लीमेंट से खुश हो जाती थी। टू इजीली इम्प्रेस्ड, और बहुत ही जल्दी वो इम्प्रेस हो जाती थी। She liked whatever she looked on and her looks went everywhere। वो अपने आसपास जो कुछ भी देखती थी उन सब चीज़ों को वो पसंद करने लगती थी। उसे हर एक चीज़ पसंद आ जाती थी। यानी कि चीज़ों को लाइक करने के लिए उसकी कुछ खास रिक्वायरमेंट्स नहीं थी। सर इट वॉज ऑल सेम, उसके लिए सभी चीज़ें एक जैसी थी। वो सभी चीज़ों को देखकर एक समान खुश होती थी। उसे किसी भी चीज़ से कोई खास लगाव नहीं था। माई फेवर एट हर ब्रेस्ट, चाहे वो मेरे द्वारा दिया गया हीरो का हार हो जो कि उसके ब्रेस्ट पर था। दोस्तों यहाँ पर फेवर हीरो के हार के लिए यूज किया गया है। द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, या फिर पश्चिम में डूबने वाले सूरज की रोशनी हो। द बो ऑफ चेरी सम ऑफिशियस फूल ब्रोक इन द ऑर्चर्ड फॉर हर, या फिर किसी बेवकूफ द्वारा अपने गार्डन से लाए गए चेरीज फ्रूट हो। द वाइट मूल शी रोड विद राउंड द टेरेस, चाहे उसके द्वारा वाइट घोड़े पर बैठकर टेरेस पर गोल गोल घूमना हो। ये सब चीज़ें मेरी डचेस को एक समान रूप से खुशी देती थी। यानी कि मेरा दिया गया हीरो का हार हो, सूरज अस्त होने की रोशनी हो, उसके लिए लाए गए चेरीज फ्रूट हो, या फिर वाइट घोड़े की सवारी हो, ये सब चीज़ें उसे एक ही तरह की खुशी देती थी। मैं भी उसके लिए कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं था। All and each would draw from her alike the approving speech or blush at least। सब चीज़ों को देखकर उसका रिएक्शन एक जैसा होता था, जैसे कि वो सभी को एक ही तरह से थैंक यू कहती थी और एक ही तरीके से शर्मा जाती थी। अलग अलग चीज़ों के लिए उसका कोई डिफरेंट रिएक्शन नहीं होता था। She thanked men good but thanked somehow, I know not how। वो लोगों से थैंक्स कहती थी, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी मुझे उसके थैंक्स करने का तरीका अच्छा नहीं लगता था। वो लोकल लोगों के कुछ ज़्यादा ही क्लोज थी। As if she ranked my gift of a 900 years old name with anybody's gift। वो लोकल लोगों के गिफ्ट्स को मेरे द्वारा दिए गए गिफ्ट से कंपेयर करती थी। जैसे कि मैंने उससे शादी की जिससे 900 सालों से चला आ रहा जो मेरा ड्यूक सरनेम है वो भी उसे मिल गया, जिससे वो डचेस बन गई, और ये उसके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। लेकिन वो मेरे इन कीमती गिफ्ट्स को लोकल लोगों के गिफ्ट से कंपेयर करती थी, जो कि मेरे ईगो को हर्ट करता था। Who would stop to blame this sort of trifling। उसे समझाने के लिए कौन उसके सामने झुकता कि देखो तुम जो ये सब मेरे साथ कर रहे हो ना, ये गलत है, सुधर जाओ। Even had you skill in speech which I have not to make your will quite clear to such an one and say।
यहाँ पर ड्यूक उस मैसेंजर से कहता है कि तुम्हारे अंदर भी बात को घुमा फिरा कर कहने की स्किल होगी जिससे तुम अपनी वाइफ को समझा सको, लेकिन मेरे अंदर बात को घुमा फिरा कर कहने की कोई स्किल नहीं है, इसलिए मैं अपनी वाइफ को नहीं समझा सका कि तुम मेरे साथ ये सब गलत कर रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जस्ट दिस और दैट इन यू डिसगस्ट मी, हियर यू मिस और देयर एक्सीड द मार्क। काश मैं उससे कह पाता कि तुम मेरे साथ ये जो डिफरेंट टाइप का बिहेव कर रहे हो ना, उससे मुझे नफरत है, तुम ये सब करके अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। एंड इफ शी लेट हर सेल्फ बी लेसन्ड सो, काश वो अपनी इस तरह की आदतों को सुधार लेती जो कि मुझे बुरी लगती थी। नोर पेनली सेट हर वेट्स टू योर्स फॉर सूद एंड मैन एक्सक्यूज, काश वो मेरे समझाने पर बिना जिद किए बिना बहाने बनाए समझ जाती तो अच्छा रहता। इवन देन वुड बी सम स्टॉपिंग, आई चूज नेवर टू स्टॉप, लेकिन उसे समझाने के लिए मुझे उसके सामने झुकना पड़ता जिससे मेरा ईगो हर्ट होता, क्योंकि मैं एक राजा था, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं किसी के सामने झुकेगा नहीं साला। Oh sir, she smiled, no doubt, whenever I passed her, but who passed without much the same smile। आगे ड्यूक उस मैसेंजर से कहता है कि सर इस बात में कोई डाउट नहीं है कि मैं जब कभी उसके सामने से गुजरता था तो वो मेरी तरफ स्माइल करती थी, लेकिन मेरे अलावा भी जो कोई उसके सामने से गुजरता था उससे भी वो सेम स्माइल देती थी। उसके पास मेरे लिए कोई स्पेशल स्माइल नहीं थी, वो सभी के साथ एक जैसा बिहेव करती थी। दिस ग्रीव आई गेव कमांड्स दैट ऑल स्माइल्स स्टॉप टुगेदर, देयर शी स्टैंड्स एज इफ अलाइव। उसकी इस तरह की आदतें दिन ब दिन बढ़ती गई जिससे मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने अपने सैनिकों को आदेश दिया जिससे सभी स्माइल एक साथ रुक गई और आज डचेस इस पेंटिंग के रूप में हमारे सामने खड़ी है जो कि ऐसी लग रही है जैसे कि वो आज भी जिंदा है। यानी कि डचेस की आदतों से मैं बहुत दुखी हुआ और मैंने अपने सैनिकों से कहकर उसकी स्माइल रुकवा दी, यानी कि उसका मर्डर करवा दिया। विल इट प्लीज यू राइज, वी शैल मीट द कंपनी बिलो देन। अब आगे ड्यूक उस मैसेंजर से कहता है कि चलो खड़े हो जाओ, नीचे चलते हैं, तुम्हें मेरे लोगों से मिलवाता हूँ। आई रिपीट द काउंट योर मास्टर्स नो म्यूनिफिसेंस, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि आपके जो मास्टर हैं जिनकी बेटी से मैं शादी करने वाला हूं वो बहुत दयालु हैं, अक्सर गरीब लोगों को पैसे देकर उनकी हेल्प करते रहते हैं। दोस्तों यहाँ पर म्यूनिफिसेंस का मतलब है दयालु। इज एम्पल वारंट दैट नो जस्ट प्रिटेंस ऑफ माइन फॉर डाउरी विल बी डिसअलाउड। मुझे लगता है कि तुम्हारे मास्टर जब इतने ही दयालु हैं तो मैं उनसे दहेज में जो कुछ भी मांगूंगा उसे वो जरूर देंगे, मना नहीं करेंगे। दो इज फेयर डॉटर सेल्फ एज आई अवॉर्ड एट स्टार्टिंग इज माई ऑब्जेक्ट। आगे ड्यूक उस मैसेंजर से कहता है कि वैसे तो मुझे दहेज लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो सिर्फ मास्टर की खूबसूरत बेटी से शादी करना चाहता हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ने वी शेल गो टुगेदर डाउन सर। जब मैसेंजर जल्दी से नीचे जाने की कोशिश करता है तो ड्यूक उससे कहता है कि अरे सर दोनों साथ साथ नीचे चलते हैं, इतनी भी क्या जल्दी है आपको। नोटिस नेपच्यून दो टेमिंग अ सी हॉर्स थॉट अ रेरिटी। जब ड्यूक और मैसेंजर दोनों साथ साथ सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं तो ड्यूक उस मैसेंजर से कहता है कि इस नेपच्यून के स्टेचू को देखे जो किसी हॉर्स के ऊपर बैठे हैं और उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्टेचू बहुत ही रेयर पीस है, ये आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। विच क्लॉस ऑफ इंसब्रुक कास्ट इन ब्रॉन्ज फॉर मी, क्योंकि इस स्टेचू को बहुत ही फेमस इंसान क्लॉस ऑफ इंसब्रुक ने ब्रॉन्ज मेटल पर मेरे लिए इसे बनाया था। तो दोस्तों यहीं पर रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोयम माई लास्ट डचेस कंप्लीट होती है। और कैसी लगी आपको यह पोयम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।